बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दो बहुत बड़े ऐलान किए हैं। ये घोषणा इतनी बड़ी है कि इनका असर आने वाले वक्त में भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा होगा। पहले ऐलान में उन्होंने बगैर नाम लिए क्रिप्टो करेंसी पर सरकार की तरफ से उठाए गए सबसे बड़े कदम की जानकारी दी। दूसरे ऐलान में उन्होंने बताया कि किस तरह भारत अब छपे हुए नोटों के बदले डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल शुरू करने जा रहा है। तो पहले आपको दिखाते हैं क्रिप्टो करेंसी पर कौन सा बड़ा कदम उठाया गया है और किस तरह ये देश में उन 10 करोड़ से भी ज्यादा निवेशकों पर असर डालने वाला है जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। What Reserve Bank issues is the digital currency. Everything that prevails outside of it in the name of digital whatever are assets being created by individuals, and in transacting that asset, if there are profits being made, we are taxing that profit at 30%. We are also tracking every trail of money in that by saying every transaction will be 1% TDS. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान से एक बात तो साफ हो गई है कि अब सरकार ने क्रिप्टो करेंसी पर बेहद गंभीरता से सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन उनका ये बयान देश के उन करोड़ों निवेशकों के लिए झटके वाला है जो अभी तक क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके बगैर टैक्स दिए कमाई कर रहे थे। सरकार के इस फैसले का असर किस तरह होगा, उसे बेहद आसान भाषा में अब आपको समझना चाहिए। मान लीजिए आपने किसी भी क्रिप्टो करेंसी में 10,000 रुपए निवेश किए। कुछ वक्त बाद जब इसकी कीमत बढ़कर 15,000 हो गई, तब आपने इसे बेच दिया। तो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके आपने जो 5,000 रुपए कमाए, उस पर 30% टैक्स लगेगा, यानी 1,500 रुपए आपको सरकार को टैक्स के रूप में देने होंगे। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी की जब आप खरीद या बिक्री करेंगे तो उस पर 1% TDS भी देना होगा। पहले क्या था, वो अदर सोर्सेज में डिफाइन था और आपका स्लैब अगर 10% इनकम टैक्स स्लैब में आप आते हैं तो आपको 10% ही टैक्स देना था। 20% स्लैब में आते थे तो 20% देना था। गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ स्लैब, आप किसी भी स्लैब में हो, आपको 30% टैक्स देना है। क्रिप्टो करेंसी पिछले एक दशक से दुनिया भर में बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है। करीब 13 साल पहले बिटकॉइन के तौर पर पहली क्रिप्टो करेंसी दुनिया को मिली थी। उसके बाद 50 क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो चुकी हैं और पिछले कुछ सालों से लोग इसमें बहुत ज़्यादा निवेश भी कर रहे हैं। कई देशों में क्रिप्टो करेंसी को कानूनी मान्यता मिल चुकी है, लेकिन अभी तक भारत में इसे लेकर कोई नीति या कानून नहीं है। विपक्ष भी इस पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ये ट्वीट करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पूछ रहे हैं कि क्या क्रिप्टो करेंसी अब वैध हो गई है, बिना क्रिप्टो करेंसी बिल लाए, जैसा कि आपने क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स लगा दिया है। इसके नियमों के बारे में क्या, क्रिप्टो एक्सचेंजेस के नियमों का क्या, निवेशकों की सुरक्षा के बारे में क्या। ये सवाल इसलिए है क्योंकि ये बात तो सही है कि अभी तक भारत में क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई नियम कानून नहीं है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक वित्त मंत्री ने डिजिटल एसेट शब्द का इस्तेमाल कर इसे रेगुलेट करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। गवर्नमेंट ने पहले भी इंटेंशन दे दिया था कि मैं क्रिप्टो को प्रमोट नहीं करना चाहती है और इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी था। इसलिए सरकार ने जो है वर्चुअल डिजिटल एसेट शब्द का प्रयोग किया और इसको अभी जो है हम बोलेंगे कि अपने दायरे में, अपने शिकंजे में लाने की कोशिश की है। कांग्रेस भले ही निर्मला सीतारमण से क्रिप्टो करेंसी को लेकर सवाल पूछ रही है, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी सहयोगी पार्टी शिवसेना इसका समर्थन कर रही है। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने क्रिप्टो पर टैक्स लगाने को अच्छा कदम बताया है। मैं उम्मीद करूंगी कि क्रिप्टो करेंसी का जो बिल आएगा वो एक ऐसा इकोसिस्टम बनाएगा जहां पे एक थ्राइविंग स्ट्रक्चर फिनटेक स्पेस में और डिजिटल स्पेस में बनेगा। भारत में क्रिप्टो करेंसी के 10 करोड़ से भी ज्यादा निवेशक हैं, इसलिए इसे रेगुलेट करना बेहद जरूरी है क्योंकि ये अलग से एक अर्थव्यवस्था बनती जा रही है। एक और जहां इसमें रिटर्न काफी ज्यादा हो सकता है, वहीं नुकसान की संभावना भी लगातार बनी रहती है। कितना रिस्की है, इसे जानने के लिए आप बिटकॉइन का उदाहरण ले सकते हैं। 1 दिसंबर 2021 को एक बिटकॉइन की कीमत करीब 43 लाख रुपए थी, जबकि 1 फरवरी 2022 को एक बिटकॉइन की कीमत करीब 30 लाख रुपए है, यानी 2 महीने में ही इसमें करीब 13 लाख रुपए की कमी आई है।
ऐसा नहीं है कि निवेशकों को इस रिस्क का पता नहीं है, वो भी समझते हैं कि क्रिप्टो में निवेश हाई रिस्क हाई गेन वाला मामला है। सरकार द्वारा इससे होने वाली कमाई पर टैक्स लगाने का फैसला ठीक मान रहे हैं। ये हमारा जो हॉट टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी काफ़ी समय से, उस पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाने के बजाय उसको रेगुलराइज किया है। हाँ, इसके लिए उन्होंने 30% का टैक्स रखा है आपके प्रॉफिट के ऊपर, वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्रिप्टो करेंसी का भविष्य है क्या, और अगर इस पर सरकारी नियंत्रण नहीं है या सरकार की तरफ से इसके लिए कोई कायदा कानून अब तक नहीं बनाया गया है, तो फिर इसे कानूनी तौर पर ठीक कैसे माना जाए? क्रिप्टो पे 30% के करीब टैक्स लगाया गया है, इनकम टैक्स। क्रिप्टो को शायद एसेट के रूप में अप्रूवल मिल जाए। क्रिप्टो करेंसी को भविष्य की करेंसी माना जा रहा है। दुनिया के देशों में कई कारोबार में इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ किसी सेंट्रल बैंक का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होने की वजह से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल आतंकवादी संगठन या फिर गैर कानूनी काम करने वाले भी खूब कर रहे हैं। शायद इसीलिए सरकार इससे बचना चाहती है और अपनी डिजिटल करेंसी लाकर इसे अपनाना भी चाहती है। और आज के बजट की दूसरी सबसे अहम घोषणा है डिजिटल करेंसी। अगले साल से रिजर्व बैंक डिजिटल रूपी के नाम से भारत में डिजिटल करेंसी की शुरुआत करने जा रहा है। अब हम सबके मन में ये सवाल खड़ा हो सकता है कि आखिर डिजिटल करेंसी क्या है और ये मौजूदा डिजिटल पेमेंट से अलग कैसे होगी, क्योंकि अभी तक हम बैंक में मौजूद अपने पैसों से डिजिटली पेमेंट करते थे, लेकिन डिजिटल करेंसी जो होगी वो जेब में मौजूद कैश का विकल्प बनने वाली है। जैसे कैश पेमेंट करते वक्त बीच में बैंक नहीं आता, ठीक उसी तरह डिजिटल करेंसी से पेमेंट के वक्त भी कोई बैंक बीच में नहीं आएगा। और क्या होगा देख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अगला साल बेहद अहम साबित होने वाला है, क्योंकि अगले साल से भारत में डिजिटल करेंसी की शुरुआत हो सकती है। यानी जिस तरह कैश पेमेंट में आप छपे हुए नोटों के जरिए भुगतान करते हैं, उसी तरह अब आप डिजिटल नोट से पेमेंट कर पाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट में डिजिटल रूपी के नाम से डिजिटल करेंसी लाने की घोषणा कर दी है। A currency is a currency only when it is issued by the central bank, even if it's a crypto. By anything which is outside of that, loosely all of us refer it to be cryptocurrency. They are not currencies. And the currency in the name of digital rupee will be issued. What Reserve Bank issues is the digital currency. इसका मतलब ये हुआ कि देश अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ कदम बढ़ा चुका है। यानी एक तरह से पर्स में नोट लेकर घूमने की बजाय अब ये नोट डिजिटल रूप से आपके मोबाइल में आ जाएगा। डिजिटल करेंसी के वैसे फायदे बहुत सारे हैं, जैसे नोट छापने का खर्च नहीं है, इसीलिए कम खर्चीली है। पैसों का लेन देन बहुत तेजी के साथ हो जाएगा, क्योंकि इसमें बैंकिंग सर्विसेज का इस्तेमाल नहीं होगा। जैसे कैश के लिए किसी बैंक खाते की जरूरत नहीं होती, उसी तरह डिजिटल करेंसी का ट्रांजैक्शन बगैर किसी बैंक खाते के किया जा सकेगा। लेन देन की ट्रैकिंग आसान है, जिससे भ्रष्टाचार और टेरर फंडिंग पर रोक लगेगी। रिजर्व बैंक के हाथों में कंट्रोल होने से मार्केट में रुपए की कमी या अधिकता को नियंत्रित किया जा सकेगा। डिजिटल करेंसी डिजिटल क्रांति होगी। क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग होना अनिवार्य है, इट्स अ रियलिटी, यू कैन नॉट गेट अवे द रियलिटी। लेकिन सरकार खुद का विजन दिखा रही है कि हम इसको समझना चाहते हैं, क्रिप्टो करेंसी को, इसको लॉन्च करना चाहते हैं और धीरे धीरे इसको अर्थव्यवस्था का पार्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन इस क्रांति की राह में मुश्किलें बहुत हैं। चूंकि ये डिजिटल है, इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुरक्षित कितना होगा, क्योंकि जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, साइबर क्राइम भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। इसीलिए तकनीकी तौर पर इसका बेहद सुरक्षित होना जरूरी है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए डिजिटल करेंसी की आर्थिक स्थिरता भी हमें देखनी होगी। हालांकि दुनिया के कई देशों में डिजिटल करेंसी पर काम बहुत पहले शुरू हो चुका है। चीन में साल 2020 में पायलट प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। ब्रिटेन में इस पर साल 2015 में काम शुरू किया गया। कनाडा में इस पर साल 2016 में काम शुरू हो चुका है। यूरोपीय बैंक ने साल 2019 में प्रोजेक्ट को लॉन्च कर दिया। अमेरिका ने साल 2021 में काम करने की घोषणा की। भारत साल 2022 में लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।
पूरी दुनिया इस वक्त डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए भारत भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता। अगले साल डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग इसी का संकेत है। हालांकि भारत इसमें दूसरे देशों से थोड़ा पीछे चल रहा है। बैंकिंग सर्विसेज के जरिए डिजिटल पेमेंट बढ़ा है, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले अभी हम पीछे हैं। ब्रिटेन में साल 2028 तक 91% ट्रांजैक्शन डिजिटल हो जाएंगे। स्वीडन में साल 2035 तक 50% रिटेलर्स कैश पेमेंट लेना बंद कर देंगे। जापान में अभी करीब 29% पेमेंट कैशलेस हो रहे हैं। दक्षिण कोरिया में 96% पेमेंट कैशलेस हो चुके हैं। यानी कुल मिलाकर कदम तो अच्छा है, लेकिन इसे लेकर चिंताएं भी बहुत सारी हैं। देखना यह है कि सरकार की तरफ से इन चिंताओं को दूर करने के लिए डिजिटल करेंसी में किस तरह के नियम बनाए जाते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।